क्या बेकार आदमी है ना। ये यूट्यूबर बना जियो के कारण, लोग नेटफ्लिक्स देख पा रहे हैं, अमेजॉन देख पा रहे हैं, मूवीज देख पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, मैप यूज कर पा रहे हैं जियो के कारण। और ये आदमी नफरत फैला रहा है कि जियो में इन्वेस्ट मत करो, रिलायंस में इन्वेस्ट मत करो। रुको रुको रुको, इतना आगे बढ़ने के पहले मैं भी ये मानता हूं कि बहुत सारे इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स जो बने यूट्यूब के कारण बने, यूट्यूब हर कोई देख पाया, जियो के कारण बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। वो एक अच्छी कंपनी कंज्यूमर के लिए डेफिनेटली कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन हर वो कंपनी जो कंज्यूमर को कोई अच्छी चीज दे, वो क्या एक शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं देखूं तो इंडिया का नंबर 1 बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके शेयर ने पिछले 20 सालों में कैसा रिटर्न दिया है? इंडिया की नंबर 1 पावर कंपनी कौन सी है? एक तरीके से कोल इंडिया। कोल इंडिया के रॉ मटेरियल जब सप्लाई होता है तो देश के 70% पावर प्लांट्स चलते हैं। तो क्या कोल इंडिया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? तो एक अच्छी कंपनी जो किसी मायने में देश के लिए अच्छी है या किसी मायने में कंज्यूमर के लिए अच्छी है, वो इन्वेस्टर के लिए अच्छी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये तो हो गया जनरल ज्ञान। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में कभी इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूं? तो चलो आज जानते हैं कि क्यों मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज एज एन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है इन पीके बोला। सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्या मेरी रिलायंस कोई पर्सनल दुश्मनी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं रिलायंस में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा? अगर वो कंपनी जैसे आज चल रही है, जिस स्ट्रक्चर में चल रही है वैसी चलती रही तो कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, हु नोज, कर लूंगा, लेकिन अभी के फॉर्म में नहीं करूंगा। 2 मेजर रीजंस क्यों मैं रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। पहला रीजन, ये एक एनालिस्ट का ना नाइटमेयर कंपनी है, एब्सोल्युटली नाइटमेयर। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं एग्जांपल्स दूंगा। देखो, इन्वेस्टमेंट ना ऑलरेडी एक मुश्किल गेम है। हर कोई ऐसे जब मन आए पैसा स्टॉक मार्केट से कमा नहीं सकता, बहुत कम लोग पैसा कमा पाते हैं, तो ये ऑलरेडी मुश्किल गेम है। उसमें रिलायंस जैसी कंपनी ना इस गेम को और मुश्किल कर देती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं मान लो पिडिलाइट में, एक सेगमेंट में है ना, वो गोंद बनाती है, फेविकॉल, फेविस्टिक, इस तरह की, तो उसको एनालाइज करना, उस इंडस्ट्री में क्या होगा, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, बेसिकली कंपनी के बारे में सब कुछ समझ पाना, उसके कंपटीशन को एनालाइज कर पाना, वो क्या गलत कर रही, क्या सही कर पा रही, कंपैरेटिवली आसान है। इंडिगो को ले लेते हैं, एयरलाइन एक ही चीज कर रही है ना, एयरलाइन। जब मेरे को इंडिगो में इन्वेस्ट करना है तो मेरे को एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, एंड आई एम सॉर्ट। अब आते हैं हम रिलायंस पे। रिलायंस का एक मेजर रेवेन्यू रिफाइनरी से आता है, उसी तरह से एक मेजर सेगमेंट उनका पेट्रोकेमिकल्स है, बहुत बड़ा उनका एक सेगमेंट रिटेल है, और बहुत बड़ा एक सेगमेंट डिजिटल सर्विसेज तो है ही। इसके अलावा मीडिया भी है और कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी हैं, लेकिन ये 4 इनके मेजर वर्टिकल्स हैं। रिफाइनरी हो, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हो, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज। और अब रिफाइनरी का डिजिटल सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है, पेट्रोकेमिकल्स का क्लोथिंग और अपैरल, एक्सेसरी, रिटेल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 4 बहुत अलग अलग इंडस्ट्रियां हैं। यानी एक कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उसके लिए मेरे को 4 इंडस्ट्रीज एनालाइज करनी पड़ेंगी। और इसके बाद एक और प्रॉब्लम, मान लो मुझे डिजिटल सर्विसेज पसंद है, ऐसा लगता है जियो है, मोनोपोली है, 2-3 मेजर प्लेयर हैं, अच्छी है, लेकिन अगर मेरे को जियो में इन्वेस्ट करना है ना, तो ये मेरी मजबूरी है कि मैं साथ में रिटेल में भी इन्वेस्ट करूं। अब हो सकता है मुझे रिटेल नहीं पसंद आ रहा, मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे ये चॉइस वो कंपनी नहीं दे रही है कि मैं कोई एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकूं, मुझे मजबूर किया जा रहा है चारों सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर सिर्फ मेरे को जियो पसंद है तो भी। तो ये अप्रोच मुझे पसंद नहीं है कि मेरे को पसंद है आपका जियो और आप बोल रहे हो साथ में पेट्रोकेमिकल भी लो, रिफाइनरी भी लो, टेक्सटाइल भी लो। ये कैसा बिजनेस हुआ? मुझे सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग लगता है एक तरीके से, नॉट इन अ क्रिमिनल वे, लेकिन एज एन इन्वेस्टर ये मुझे पसंद नहीं है। ये मेरा आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है, देखो देखो ये खरीदना है, साथ में ये भी 3 भी लेना पड़ेगा। मुझे टाटा वाला अप्रोच ज्यादा अच्छा लगता है। हर छोटे सेगमेंट की एक अलग कंपनी बनाओ, उसको लिस्ट करो, इन्वेस्टर को चूज करने दो कि उसको टाटा स्टील चाहिए कि टाटा मोटर्स। सोचो अगर एक टाटा कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी होती जिसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टीसीएस तीनों है, तो एक सीमेंट है, एक ऑटोमोबाइल है, एक आईटी है, और मुझे तीनों को मिला के लेना है। अगर मुझे लेना है तो मैं क्यों लूं? प्लस मान लो मुझे चारों कंपनियां पसंद है, मुझे पेट्रोकेमिकल भी पसंद है, रिफाइनरी भी पसंद है, मुझे सब पसंद है, तो भी
आप उसको बाइफरकेटेड रखो ना। मेरे को चारों पसंद होगी, मैं चारों खरीद लूंगा, चारों खरीदने का तो ऑप्शन है ही ना। आप क्लब करके क्यों दे रहे हो? ऐसे में एनुअल रिपोर्ट पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड का सेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, प्लस इससे शेयर भी मार खाता है। सिर्फ ये कन्वीनियंस की बात नहीं है। शेयर प्राइस क्यों मार खाता है? क्योंकि कभी डिजिटल सर्विसेज अच्छा कर रहा है, जियो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसी समय में पेट्रोल में मार्जिन में कुछ प्रेशर आ गया, वर्सेस कभी पेट्रोल बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन कोविड आ गया और रिटेल स्टोर्स बंद हो गए। तो हमेशा ना एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के परफॉर्मेंस को दबा देता है। अब इसका एक बेनिफिट भी होता है कि हेजिंग हो जाती है, एक सेगमेंट बुरा कर रहा है तो दूसरा सेगमेंट संभाल लेता है, लेकिन वो हेजिंग तो मैं खुद भी कर सकता हूं ना अगर ये चारों कंपनियां अलग अलग तरीके से रहे। तो इसलिए मुझे पसंद है फोकस्ड बिजनेसेस जो एक सेगमेंट को टारगेट करे और मुझे उसका शेयर खरीदने का मौका दे। अगर मुझे दूसरे सेगमेंट में इंटरेस्ट है, वो सेगमेंट आप अलग से लिस्ट कर दो, मैं उसको भी ले लूंगा। तो मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली कंपनियां पसंद है। इनफैक्ट बहुत समय तक आईटीसी का शेयर नहीं बढ़ता था, उसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम थी। बहुत सारे सेगमेंट्स एक ही कंपनी के अंदर, कभी सिगरेट पे टैक्स बढ़ रहा है, एफएमसीजी अच्छा कर रहा है लेकिन एफएमसीजी भी उसी कंपनी में है, तो दोनों का ही शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मुझे इसमें टाटा का अप्रोच ज्यादा बेटर लगता है कि हर सेगमेंट को अलग से लिस्ट करो और चॉइस लोगों को दो कि उनको किस में इन्वेस्ट करना है। अब आते हैं दूसरे रीजन की तरफ, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखो, कई बिजनेसेस ना ऐसे होते हैं, कई बिजनेसमैन का तरीका बिजनेस करने का ऐसा होता है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। यानी अगर जीते तो आप 10 गुना कमा लोगे, डूबे तो डूब जाओगे। एग्जाम्पल दूं, वीडियोकॉन बहुत हाई बेट्स लिए, तेल के कुएं खरीदे, जीएसएम सर्विस में आए, मोबाइल हैंडसेट्स बनाने लगे, सब कुछ एक साथ किया, खूब सारा डेट लेके गया। आज वीडियोकॉन कहां है? कैसे करके वो जेल के बाहर है, कभी भी जेल जा सकते हैं। बहुत सारे स्कैम, डेट, ये सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। किंगफिशर का क्या हुआ? बहुत कर्जा लेके एयरलाइन किए, चल जाती तो आज इंडिगो जितनी बड़ी कंपनी होती, लेकिन नहीं चली ना। एसआर ग्रुप था, क्या हुआ? जी वालों का क्या हुआ? एसएल वर्ल्ड कोविड के बाद खुल ही नहीं पाया, जी में सोनी स्टेक ले रहा है, बहुत सारे लिक्विडेशंस हुए। तो कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बाय नेचर हाई रिस्क होते हैं, वो बिजनेसमैन का मेंटालिटी होता है ज्यादा रिस्क लेने का। अदानी क्या हुआ? बहुत ज्यादा कर्जा था, बहुत ज्यादा डेट ले लेके हर इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश थी। जब तक चलता है तो वो हीरो लगते हैं, लेकिन जब खत्म होता है तो गायब हो जाता है। अब क्या होता है ना, कोई भी हाई रिस्क अप्रोच में, वो हाई रिस्क का मतलब ये है कि डूबने का चांस बहुत है, लेकिन जो जीतेगा वो बड़ा जीतेगा। तो अगर 10 लोग कोई हाई रिस्क की चीज कर रहे हैं और उसमें 2 लोग जिंदा बच जाते हैं, मान लो बहुत रिस्की कोई पहाड़ से कूदना था पानी में और 2 लोग जिंदा बचेंगे, तो जो 2 लोग जिंदा बच जाते हैं वो हीरो बन जाते हैं। लेकिन जो 8 डूब जाते हैं ना, उनको कोई पूछता नहीं है, और वो 2 को हम मान लेते हैं ये है असली हीरो। बिजनेस में भी ना कई लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, अब जिसमें 80% मरने की चांस है, 90% मरने की चांस है, लेकिन जो 2 लोग बच जाते हैं ना, वो नेशनल हीरोज बन जाते हैं। 10 साल पहले जब जियो शुरू हो रहा था, जियो पे इतना ज्यादा कर्जा था उस समय कि अगर जियो जितना चला उतना नहीं चल पाता, कुछ भी 19-20 हो जाता, तो शायद रिलायंस बैंकक्रप्ट हो जाती। आज भी रिलायंस पे काफी कर्जा है, 1 लाख करोड़ के आसपास का डेट है आज भी, सब कुछ ठीक होने के बावजूद, फेसबुक, गूगल सबसे इन्वेस्टमेंट कराने के बावजूद 10 साल लग गए रिलायंस को एक ठीक ठाक बैलेंस शीट तक पहुंचने में। इसी में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता ना, तो रिलायंस भी, जैसे कई हीरोज खत्म हो गए वैसे रिलायंस भी खत्म हो जाता। तो आज हमको वो कंपनी हीरो लगती है, लेकिन क्या आप इस हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में, हाई रिस्क बेट जो रिलायंस लेती है बार बार, उसमें आप उनका पार्ट बनना चाहते हो? मैं इतने हाई रिस्क कंपनीज के साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। देयर इज दिस अदर वे ऑफ डूइंग बिजनेसेस जो गूगल करता है, एप्पल करता है, कि यू विन बिग यू लूज स्मॉल। तो गूगल कोई भी जब नया प्रोडक्ट लाता है, उसमें अपनी नेटवर्थ का 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो अगर गूगल के पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो वो कोई नई चीज 5 करोड़ में बना देगा। रिलायंस कोई नई चीज 200 करोड़ में बनाएगा, 100 करोड़ बैंक से लेके। तो गूगल के साथ क्या होता है, अगर उसका कोई नया प्रोडक्ट फेल भी हो जाए, गूगल को फर्क नहीं पड़ता, उसके 100 करोड़ 95 करोड़ हो जाते हैं, लेकिन वो जिंदा रहता है। तो इन्वेस्टमेंट पे ना जो हाई रिस्क लेके हीरो बन जाता है, वो दिखता अच्छा है और हमको लगता है हम भी ऐसा करेंगे, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे, 10 में से 8 बार आप धोखा खाओगे, 10 में से 8 बार वो कंपनी डूब जाएगी। और इन्वेस्टमेंट में मैं कितनी बार कहता हूं, हमारा फोकस होना है सेफ रहना, रिस्क अवॉइड करना, क्योंकि वो हमने अवॉइड किया तो 15% का रिटर्न तो हमको मार्केट ऑन एन एवरेज ही देता है।
तो अगर हम रिस्क हटाते जाएं तो हमको 17-18% तक का रिटर्न भी मिल सकता है। तो ये जो बिजनेस करने का तरीका है रिलायंस का, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे चाहिए लो रिस्क मॉडरेट रिवॉर्ड्स। मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉरेन बफे का, नेवर लूज मनी। पहला काम हमको करना है कि हमको हमारा पैसा बचा के रखना है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट रूल से याद आया, हमारी टीम ने ना बहुत मेहनत से, वॉरेन बफेट ने पिछले 50 सालों में हर साल जो भी इन्वेस्टर्स को लेटर लिखे हैं और बर्कशायर हैथवे की कॉन्फ्रेंस में जो भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अपनी विजडम शेयर की है, वो सब को हमने समराइज किया है एक शॉर्ट सिंपल कोर्स में। वॉरेन बफेट का 50 सालों का एक्सपीरियंस कंडेंस करके एक सिंपल कोर्स में। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स का एक्सेस आप ले सकते हैं quest.phinology.in पे जाके, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लॉजिकल लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉजिकल नहीं भी लगा, आपका कोई काउंटर ओपिनियन है तो भी मैं सुनना चाहूंगा। इनफैक्ट उसको तो मैं ज्यादा सुनना चाहूंगा, मुझे भी सीखने को मिलता है। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।